आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में द्वंद्व युद्ध कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर बात करूंगा। जीवन की शक्ति तीन तल से प्रकट होती है, शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से और अंतरअवकाश आत्मा के माध्यम से। जब हमें जीवन को ठीक से जीना सीखना है, उस कला को हमें प्राप्त करनी है कि किस तरह से जीवन को प्रगाढ़ता के साथ जिया जाए या गहराई के साथ जिया जाए, जीवन की गहराई को छुआ जाए, तब हमें जीवन का जो प्रागट्य है, मुख्य प्रागट्य तीन रूप से हो रहा है हमारे सामने, उसे ठीक से समझना है। शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से और अवकाश के माध्यम से, आत्मिक शक्ति के माध्यम से। मन है, उसको अगर ठीक से समझना है, गहराई में जाना है मन की, तो मन सदा विरोधाभासी प्रक्रिया में बहता रहता है। जैसे कि मान अपमान, हार जीत, सुख दुख, जहां भी द्वंद्व है, दो हिस्सों में बंट जाना, दो विरोधाभासी हिस्सों में बंट जाना, तो उसको समझो मन। समझ लो कि मन को पूरा जानना है तो तुम एक भाग से मन को नहीं समझ सकते। जैसे कि तुम खाली ले लो कि मैं जीत को ही महत्व देता हूं, हार मुझे नहीं चाहिए, तो तुम पूरा मन नहीं समझ सकते। तुम अगर कहो कि मुझे सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो तुम जीवन पूरा नहीं समझ सकते। तुम परमात्मा का स्वरूप, जो जीवन ही है, जीवन स्वयं परमात्मा अगर ठीक से लिया जाए तो जीवन से परमात्मा अलग नहीं, जीवन का प्रागट्य ही परमात्मा स्वयं। जीवन को जानते जाओगे तुम परमात्मा को जान लोगे। जैसे जैसे तुम जीवन की गहराई में उतरते जाओगे, ऐसे ऐसे तुम परमात्मा की भी गहराई को छूते जाओगे। मैं जब छोटा था और जो भी स्कूल की एक्टिविटीज थी, जितनी भी स्कूल की एक्टिविटीज थी, जैसे कि डिबेट हो या ऐसे कंपटीशन हो या स्पोर्ट्स की जितनी भी कंपटीशन, जितनी भी,
या कल्चरल आर्ट की, कल्चरल एक्टिविटीज की कोई भी प्रवृत्ति हो, कोई भी प्रवृत्ति, मैं उसमें भाग लेता ही रहता था। उसका एक कारण यह भी था कि उसके कारण जो क्लासरूम में पढ़ना पड़ता है उसमें से तो मोक्ष मिल ही जाता है। और जो प्रवृत्ति का मैं उपयोग करता था मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। जैसे कि सबके सामने आकर बोलना, खड़े रहकर बोलना, मुझे वो प्रक्रिया बहुत अच्छी लगती थी। क्योंकि वो प्रक्रिया में क्या होता है, भीतर से जैसे आप सबके सामने आते हो, भीतर से एक डर सा पैदा होता है। मैं सदा वही समझता रहा कि क्या होता है डर में, डर क्यों होता है, किस लिए डर लगता है। अगर मुझे कुछ कहना है आप लोगों से तो मैं कितनी स्पष्टता से कह सकता हूं। कोई बात अगर मेरे दिल में है और मैं अगर आपको कहना चाहता हूं कि मुझे कुछ कहना है आपसे, तो कितनी स्पष्टता से मैं कह पाता हूं मेरे भीतर जो है। और जब स्कूल की ऐसी कंपटीशन थी कि जिसमें मुझे बोलना जाना पड़े, तो मैं उस वक्त जो भीतर देखना है, उस वक्त भीतर देखना, वो एकदम तुम प्रमाणिक स्वरूप आ जाता है। क्योंकि समझ लो कि 1000 विद्यार्थी तुम्हारे सामने बैठे, तुम्हारी आंख खुली है और तुम्हें कोई एक विषय पर बोलना शुरू करना है। अब इसमें दो बात हो जाती है। एक तो तुम तैयार करके आते हो, तुमने अगर कंपटीशन देखी हो, डिबेट कंपटीशन, वक्तृत्व स्पर्धा देखी हो या उसमें भाग लिया हो, तो पता होता है कि जैसे तुम आते हो, तुम बोलना शुरू करते हो, और उसमें भी अगर तुम तैयारी करके आते हो और बोलना शुरू करते हो, अंदर से कितनी चिंता आ जाती है कि ये पॉइंट रह जाएगा, तो यहां से शुरू करना था, अब ये रह गया। ऐसा होता है, सबको होता है। जो फर्स्ट आता है उसे भी अगर प्रामाणिक रूप से अगर वो कहे तो उसे भी पता चलता है कि डिबेट में जो बोलने आता, बहुत अद्भुत कला है ये, वक्तृत्व है, बोलने की जो कला है, अद्भुत कला है। और उसमें भी सबके सामने जब आपको कोई एक विषय पर बात करनी है तो अनेक विचार की धाराएं आती है, अनेक विचार की धारा, और अपने आप भीतर से ऑन द स्पॉट कौन से विषय पर किस वाक्य को कितना महत्व देना है, इसके साथ जो तुम प्रारंभ करते हो बोलना, तो वो प्रक्रिया अगर तुम दूर रहकर देखो उसे, तो अद्भुत प्रक्रिया है। मैं ये प्रक्रियाओं में ऐसा करता था कि कुछ डिबेट कंपटीशन हो, वक्तृत्व स्पर्धा हो, तो मैं विषय को एकदम तैयार करता था, एकदम पूरा, कि मैं पूरी कंपटीशन में भाग लेना है, मतलब फर्स्ट ही आना है, सेकंड पर जाना ही नहीं। पूरी फर्स्ट रैंक किस तरह से प्राप्त किया जा सके, उसके लिए पूरी तैयारी करके जाता था। और आ भी जाता था कई बार नहीं भी आता था। और उस वक्त मैं पूरा दर्शन करता था कि भीतर हो क्या रहा है जब मैं तैयारी करके गया हूं। इतना पॉइंट बोलना या इस, और उसका टाइम भी निश्चित होता है। अगर तुम्हें स्पर्धा में जब भाग लेना है तो स्पर्धा का नियम देखना पड़ता है कि 5 मिनट दी जाती है या 7 मिनट दी जाती है, और 7 मिनट में तुम्हें जो कहना है, 5 मिनट में जो तुम्हें कहना है, वो तुम कितनी स्पष्टता से कह सकते हो। और विषय भी ऐसे होते जो मुझे कभी अच्छे नहीं लगते थे, जो वक्तृत्व के विषय हो, भारत की स्वतंत्रता हो या मेरा प्रिय नेता, ऐसा विषय, क्योंकि मुझे कोई अच्छा ही न लगे नेता, अभिमानी था मैं तो मुझे अच्छा ही न लगे कोई नेता और किसके बारे में क्या बोलना, फिर भी मैं ले लेता था कि चलो, अच्छा नहीं लगता है कोई भी, हृदय से किसी के साथ जुड़ता नहीं कोई, फिर भी बोलना शुरू करे कि चलो जवाहरलाल नेहरू पर बोलना है। यहां स्कूल की जो किताबें होती है उसमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, वो कलेक्ट करके फिर तैयार करते थे। मैं तो वो देखता था कि भीतर जब सबके सामने बोलने जाते तो हो क्या रहा है, भीतर से कौन सा वाक्य आता है, किस तरह से बोला जाता है। मैं 2 तरह से देखता था, एक एकदम तैयारी करके जाता था, पूरी तैयारी, चिंता भी रहती है क्योंकि जब तुम तैयारी करते हो 5 मिनट में इतनी बात कहनी है, चिंता एक शक्ति है, उसका उपयोग भी होता है। क्योंकि जब मन तुम क्रिएट करते हो, मन जब पैदा करते हो, तो उसके साथ उसके लक्षण है, चिंता उसका लक्षण है, चिंता पैदा होती है। भय उसका लक्षण है मन का, क्योंकि भय सदा अपेक्षा के साथ रहता है, कुछ पाना है तो कुछ खोने का भय हो जाता है।
और हमारा जो मन है इस तरह से तैयार किया गया है, जाने अनजाने जब से हम जीवन जीना शुरू करते हैं तो हमारे भीतर एक हरीफाई का भाव होता है। हम हरीफाई करते करते ही आए हैं। जब तक तुम जागते नहीं, आत्मा का स्वाद लेते नहीं, तुम जब तक ये अनुभव पर नहीं पहुंचते कि इसमें हरीफाई की कोई जरूरत थी। तुम्हारा जीवन तुम्हारा स्वयं अपना जीवन है, मेरा जीवन मेरा अपना स्वयं का जीवन है, मेरा अपना प्रागट्य है। किसी के साथ न कोई लेना न देना, कोई आधार नहीं। आत्मा का कोई अवकाश का क्या आधार, किस पर? लेकिन जब तक हम जागते नहीं, हम अपेक्षा पर है कि बाहर से कुछ प्राप्त करना है। तो जब बाहर से कुछ प्राप्त करना है तो उसमें एक हरीफाई होती है और हर जीव इस तरह से जीने का प्रयत्न करता है कि मैं प्राप्त कर लूं, बाकी और जीवों का जो होना हो, मैं परम सुख प्राप्त कर लूं, मैं इंद्रियगत सुख है वो प्राप्त कर लूं, मुझे सुख मिल जाए, मुझे मेरा जीवन ठीक से मुझे मिल जाए, बाकी जो लोगों का जो होना हो, जो जीवों का जो होना हो। एक शोषण रहता है भीतर से। जैसे जैसे आप जागते जाओगे, मन को समझते जाओगे, ये बात स्पष्ट होती जाएगी कि जब तक हम जागने की प्रक्रिया की ओर नहीं जाते, आत्मा को समझने की जो प्रक्रिया है, स्वयं का स्वभाव है, स्वयं का प्रागट्य है, उसको अगर हम ठीक से नहीं समझते, तब तक एक सूक्ष्म हरीफाई रहती है भीतर से। अनेक जीवों के साथ हमारी सूक्ष्म हरीफाई रहती है। जैसे जैसे आप मन को बहुत गहराई से समझते जाओगे, आपको पता चलेगा कि एक हरीफाई है भीतर से, एक हरीफाई। पूरी की पूरी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जिस पर आज काम चल रहा है, वो पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम हरीफाई पर है। कंपटीशन चलती ही रहती, इतने तक कि जितनी कलाएं हैं, स्पोर्ट्स है, ऐसी एक्टिविटी कि जिसपे सच में अगर ये सारी प्रक्रिया है, इस पे कंपटीशन के साथ उसे न लेना न देना, कला को कंपटीशन के साथ कुछ न लेना न देना, स्पोर्ट्स को कंपटीशन के साथ न कुछ लेना न कुछ देना। फिर भी आज ऐसा शिक्षण हो गया कि हर कोई चीज में एक हरीफाई सी रहती है। तुम्हारा माइंड ही इस तरह से तैयार हो जाता है। जब तुम डिग्री लेकर बाहर निकलते हो यूनिवर्सिटी से, तो तुम भीतर से ऐसे तैयार हो जाते हो कि हर बात में एक कंपटीशन ही रहती है, हर जीवों के साथ कंपटीशन रहती है, और उसकी एक पीड़ा ही रहती है कि इससे आगे निकल रहा है, उससे आगे निकल रहा है। पूरे जीवन जब तक तुम नहीं समझ सकते कि कोई किसी के साथ कोई हरीफाई की जरूरत ही नहीं, तुम स्वयं जो कुछ है वो तुम्हें प्राप्ति है। और वो अवकाश, जैसे जैसे तुम्हें अवकाश का स्वाद आने लगता है, अपने भीतर के आत्मा का स्वाद, अपना स्वभाव का स्वाद तुम जब लेना शुरू करते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि इस पे हरीफाई का है। कोई मुझसे आगे है, कोई मुझसे ज्यादा धनवान है, कोई मुझसे ज्यादा स्वरूपवान है, या कोई मुझसे कम धनवान है, कम स्वरूपवान है, कम होशियार है, कोई मुझसे ज्यादा होशियार। न लेना न देना। तो मैं जितनी हरीफाई थी उसमें मैं मेरे भीतर यही देखता था कि भीतर से, मेरे भीतर से जीतने का भाव कितना प्रगाढ़ है, जीतने का। और मैं उस पर ही काम करता था कि मेरे भीतर से थोड़ा सा भी अगर भाव है हरीफाई में कि जीतना ही है, तो उस पर मैं पूरा काम करता था, पूरा। फिर वो डिबेट हो, वक्तृत्व स्पर्धा हो, बोलने की स्पर्धा या लिखने की स्पर्धा, निबंध स्पर्धा हो, ऐसे कंपटीशन हो, या और कोई स्पोर्ट्स की कंपटीशन हो, या ललित कला हो, नाट्य कला हो, या मोनो एक्टिंग हो, नृत्य कला हो, कोई भी कला हो, चित्रकाम, मैं पूरी मेहनत करता था कि भीतर अगर थोड़ा सा भी भाव है कि इस कंपटीशन में मुझे जीतना है। और होता है, जब तुम कंपटीशन करने जाते हो, बाद में मुझे यह भी पता चला कि हमारा माइंड है वो खाली हमारा एक का नहीं, माइंड इस तरह से चलता है। एक हमारा कल्टीवेटेड माइंड है, हमारा अपना, जो हमारे भीतर संग्रहित किया गया है, उसका एक काम करने का तरीका है। उसके साथ साथ हमारा जो मन है वो अनेक मन से प्रभावित होता रहता है, जिसे हम कह सकते हैं वैश्विक मन। जो बाहर की मन के तरंगे हैं वो भी हमें छूती रहती है। समझ लो कि कोई एक बेटा બહુ બગાસ આવે ને તો છોડી દેવાનું, થોડી વાર સ્થાન છોડી દેવાનું, ફ્રેશ થઈ આવો પાછળ. હા, મારી સામે બગાસ ન ખાઓ, બગાસ આવે છોડી દો, પછી આવો ફ્રેશ થઈ. કોઈ શામેલ આમને કહું છું,
આપણા હીરા કાકા. કારણ કે સવારના સમયમાં છે ને તમને આ જાતના લેક્ચર સાંભળવાની ટેવ ન હોય એટલે થાક લાગશે. તો હો ગયા ને ડિસ્ટર્બ. ના, હું તમને એક પ્રેક્ટિસ કરાવું છું કે બગાસા જરૂર ખાઓ, પણ કોઈ સામે તમારે બોલી રહ્યું છે એની સામે તમે ભૂંગળા ન ખોલો. ફ્રેશ થઈ આવો, પછી આવીને બેસો. પાછું બગાસું આવે, પાછા જતા રહો. આટલું ગુજરાતીમાં કહું છું. तो स्पर्धा में उसे बहुत, जो भीतर का मन है, भीतर का मन, उसको समझने के लिए बहुत मैं उसे गहरी प्रक्रिया की तरह उसका उपयोग किया. स्कूल में भी जहां जहां पर उपयोग किया. और उस वक्त मुझे यह पता चला कि समझ लो कोई भी प्रक्रिया है जिस पे हम उतरते हैं तो हमारा अपना तो मन बाहर आता ही है. हमारे भीतर का जो सुसुप्त मन है वो तो काम करता ही है, उसका मैकेनिज्म. उसके साथ बाहर के मन की तरंगे भी हमें असर करती है. जब तुम ऐसे माहौल में बोलने जाते हो या कोई कंपटीशन में भाग लेने जाते हो तो उसके जैसे तुम जाते हो वहां की सारी तरंगे तुम्हें घेरने लगती है, तुम्हारा मन घेरने लगती है. मैंने कई बार ऐसा देखा कि मैं घर से निकला हूं तो मुझे ऐसा जीतने हारने का कोई भाव नहीं है, भीतर से कोई विचार भी नहीं. मैं भीतर से देखकर जाता हूं तो कोई विचार नहीं है भीतर से कि ना मैं जीतूंगा स्पर्धा. एक अच्छा लगता है कि सबके सामने आज बोलना है या इस स्पर्धा में भाग लेना है, या आज स्कूल का समय है तो आज 4 तास रजा होगी, पढ़ना नहीं होगा, बाहर की स्पर्धा. ऐसे ऐसे भाव जगते हैं भीतर से. लेकिन जैसा मैं स्कूल में एंटर होता हूं सब विद्यार्थी मुझे मिलते हैं कि आज ये स्पर्धा है, तूने कैसा तैयार किया, क्या तैयार किया. उसके साथ अगर तुम थोड़े बेध्यान हुए कि और लोगों की जो अपेक्षा होती है और लोगों के जो भाव होते हैं, तरंग होते हैं, मैं देखता धीरे धीरे मुझे समझ में आया. क्योंकि ये मुझे कोई समझाने वाला न था, लेकिन जैसे जैसे मैं अनुभव में उतरने लगा मुझे पता चलने लगा कि हाँ, ये सबकी तरंगे भी असर करती है. जब तुम ऐसे माहौल में जाते हो तो सबकी तरंगे असर करती. मैं इस स्पर्धा में मैं 2 तरह की व्यक्तियां देखता था. एक ऐसे आते थे जिसे कोई लेना न देना, फर्स्ट रैंक आए या सेकंड आए, थर्ड सर्टिफिकेट मिले न मिले, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे. उसके साथ जब मैं बैठता था या बातें करता था तो मुझे इतना रिलैक्सेशन लगे कि वाह, ऐसे कुछ. और एक थे जो लास्ट तक तैयार किया हुआ है, उसके सामने अगर खाली तुम जाके खड़े रहो तो भी अंदर से ऐसा लगे कि मुझे वो याद है कि नहीं, वो जो, क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि गांधी जी के बारे में प्लूटो ने अगर कुछ समझ, पता नहीं हो ये गलत भी हो, लेकिन गांधी जी के बारे में किसी ने क्या कहा है उसका इंग्लिश सेंटेंस भी तैयार करके गए. तो उधर तक लास्ट तक याद करके प्लूटो ने क्या कहा था गांधी जी के बारे, या इसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, ऐसी अगर कहावतें रट के गए तो इतना, या संस्कृत अगर कुछ कहना है, कोई श्लोक बोलना है गांधी जी के बारे में नहीं, भारत माता के बारे में कुछ बोलना है, उसमें संस्कृत श्लोक है. अगर मैं देखता हूं कि हाँ, ये मेरा कॉम्पिटिटर इतना रट रहा है तो मैं भी एक बार निकाल के अपना पत्ता उसमें से मैं भी संस्कृत श्लोक करूंगी. लेकिन धीरे धीरे मैं ऐसा रिलैक्स होने लगा इस स्पर्धाओं में. मैं इस बात पर आने लगा कि ऐसे ही जाना है, बिना कुछ तैयारी करके. जो कुछ आएगा बोलेंगे, नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे. और मैं वहां ही, और उसमें आप सच में दर्शन कर सकते हो. सच में दर्शन, समझ लो कि आपके सामने 1000 विद्यार्थी बैठे, आप बोलने के लिए खड़े हो उसके सामने. और ऐसा जरूरी नहीं कि भीतर का दर्शन करने के लिए आंख बंद ही होनी चाहिए. प्रारंभ में ठीक है कि तुम बंद आंख करके शक्ति को भीतर मोड़ना, परावर्तित करना, भीतर की ओर ले जाना सुगम है. लेकिन फिर एक आप ऐसे भी निपुण हो जाते हो कि बाहर भी बोलते हो
बाहर का संपर्क भी करते हो और साथ में तुम अपना अंतर जगत भी देख सकते हो कि भीतर किस तरह का भाव आ रहा है। और इतने तक कि ऐसा नहीं तुम्हारा ही सामने वाली व्यक्ति किस भाव के साथ आई है या कौन से विचार, उसके बाहर से वो एक बात कर रही है लेकिन भीतर कुछ और चल रहा है, वो भी तुम जान सकते हो। अगर तुम शांत हो तो उसका मन भी जान सकते हो कि उसके भीतर क्या चल रहा है, उसका मन किस तरह से चल रहा है, उसका भाव किस तरह से उठ रहा है, तुम जान सकते हो। और जब ऐसा माहौल होता है, उसमें मैं देखता था तो उधर जो प्रकट होता है कुछ अलग ही होता है। तुम अकेले में ध्यान में बैठे हो या अपने भीतर देख रहे हो, और जब तुम सबके सामने आ जाते हो तो तुम जो पूरा जो माहौल होता है, जो एक माहौल बैठा हुआ होता है, उसका भी एक फ्रीक्वेंसी बनती है, एक आत्मिक तरंग जो होती है सबकी, या जो सबका मन होता है, सबका जो बैठे हैं, जो देख रहे हैं, तो सबके मन की जो तरंग होती है उसकी एक आवृत्ति बनती है, उसकी एक शक्ति बनती है, प्रगाढ़ शक्ति बनती है। जो समूह है उसके में से जो प्रकट होता है, आप ऐसे समझो जैसे कि अलग अलग प्रकार की आप अगरबत्ती जला दो, अलग अलग प्रकार की 1000 अगरबत्ती जला दो अलग अलग प्रकार, तो जो सुगंध की एक ताकत होती है, इस तरह से एक आत्मिक ताकत होती है। फिर जो शारीरिक तरंगे पैदा होती है, सबके भीतर से अपनी अपनी एक शरीर की तरंग होती है, वो प्रकट होती है। फिर जो विचार की तरंग होती है, सबके भीतर से वो प्रकट होती है। तो जो समूह होता है उसकी अपनी एक अलग अलग तल की तरंग की शक्ति होती। तो जब तुम सबके सामने जाकर खड़े रहते हो तब तुम्हें पता चलता है कि किस तरह से तुम्हें जो बाहर की शक्ति है वो छूती है तुम्हारे भीतर, और किस तरह से भीतर की शक्ति है बैलेंस करने की, वो बैलेंस करती। तो मैंने पूरी प्रक्रियाओं में देखा कि जहां भय है, भय, मैं वही देखने का प्रयत्न करूं कि भय है क्या, क्यों है भय, अगर हमारे भीतर है, या चिंता है तो उसका विज्ञान है क्या। तो मुझे इसी स्पर्धाओं में से ख्याल आ गया कि हां ये ऐसी बात हो रही है। जैसे कि समझ लो मेरा अपना भीतर का एक बैलेंस है, उसकी एक शक्ति है, वो बैलेंस हो गई है। अब मैं सबके सामने आता हूं और मुझे भय की संवेदना मुझे छू रही है या आ रही है भीतर से, तो उसका इतना ही कारण है कि बाहर से जो शक्ति या भाव मेरे भीतर प्रविष्ट हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, उसको भीतर का बैलेंस होता है। एक भीतर का बैलेंस है, शरीर की संवेदनाओं का भी बैलेंस है, विचार की तरंगों को संतुलित करने का भी एक मैकेनिज्म है भीतर। तो वो इस तरह से इस शक्ति को बैलेंस करता है और शक्ति को डिस्ट्रीब्यूट करता है भीतर। कई बार आप देखते हो कि कोई बोलने आता है तो उसका हाथ पैर कंपता है, थरथराता है। जब आप भय की संवेदना आपको छूती है, आपके हाथ पैर हिलते हैं या आंखें ऊपर चली जाती है, ऐसे जो आंखों में जलन होती है, पूरा शरीर गर्म हो जाता है, कंपने लगता है, गला सूखने लगता है, ऐसे अनेक अनेक अनुभव होते। उसका इतना ही कारण कि भीतर से एक शक्ति बैलेंस कर रही है, भीतर से बैलेंस करने वाली शक्ति बैलेंस कर रही है। लेकिन जो शक्ति स्थान है, भीतर के शक्ति स्थान है, जहां से शक्ति प्रकट होती है या शक्ति बैलेंस होती है, या एक ऐसे समझो कि पराशक्ति, जो ये वैश्विक शक्ति है, जीवन चलाने की एक वैश्विक शक्ति जो हमारे भीतर से प्रकट होती है अलग अलग स्थानों से, तो वो बैलेंस करती है। अगर वहां एनर्जी जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, उसका शोषण या उसको अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी उस स्थान पर। तो वो अगर नहीं कर पाएगी तो एक स्थान है जहां पर शक्ति जमा हो जाएगी, और वो स्थान है नाभि केंद्र। जहां सबसे ज्यादा जरूरत से ज्यादा शक्ति होगी तो पहले नाभि केंद्र पर जमा होगी। तो सबसे पहले भय में तुम्हारा नाभि केंद्र हिलेगा। अब नाभि केंद्र का संबंध 2 चक्रों से है तुरंत। एक नीचे का चक्र जिसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र या वासना का चक्र, उसके साथ भी उसका संबंध है। तो अगर तुम ठीक से देखोगे, मैं ऐसे कई लोगों के साथ रहा हूं और मैंने मेरी भी चिंता देखी कि समझ लो एग्जाम है तो कई बार तुम्हें डायरिया जैसा हो जाता है,
पेट गड़बड़ हो जाता है, कई बार जाना पड़ता है लेटरिन, ऐसा लगता है कि नहीं पेट साफ हो जाएगा, अभी जाना पड़ेगा, 2 3 4 बार जाना पड़ेगा, मैथ्स का पेपर है या ऐसी कोई कंपटीशन है। कई लोगों को ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में उसे लगता है कि ना अभी एक बार मैं यूरिनल होके आऊं, कंपटीशन है, नहीं लगा है यूरिनल है ही, जाने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी सेंसेशन आता है। उसका इतना ही कारण कि नाभि चक्र के साथ 2 चक्र जुड़े, एक मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र 2 प्रकार की हमारे भीतर शक्ति को बैलेंस करता है। एक तो वो हमारे भीतर जो ज्यादा जरूरत नहीं है, जिस पदार्थों की हमारे भीतर अब जरूरत न रही, ऐसे जो मलमूत्र है उसको बाहर फेंकने का नियमन भी करता है, और कामना वासना की शक्ति को भी जगाता है संचित शक्ति के रूप में। तो नाभि केंद्र का एक संबंध है काम केंद्र के साथ, तो वो भी असर में आता है जैसा नाभि केंद्र कंपित होता है। और नाभि केंद्र के साथ दूसरा जुड़ा है हृदय चक्र, और हृदय चक्र भाव की शक्ति है, तो हृदय चक्र भी कंपित होता है। तुम्हारा जैसा नाभि चक्र कंपित होता है उसके साथ हृदय चक्र कंपित होता है। जैसा हृदय चक्र कंपित होता है तुम्हारे भीतर चिंता का भाव शुरू हो जाता है, भय का भाव शुरू हो जाता है, कुछ डिसलाइकिंग, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे भाव शुरू हो जाते हैं, पूरा शरीर कांपने लगता है। तो उसका कारण है कि हृदय चक्र भी नाभि के साथ जुड़ा हुआ है। और नाभि स्वयं, नाभि ऐसा स्थान है जिसे योग में कहा मणिपुर चक्र। नाभि से पूरे शरीर में उसकी तरंग फैलती है, पूरे शरीर। तो अगर भय बढ़ गया, नाभि केंद्र के पास शक्ति बढ़ गई, तो भय की संवेदना जगने लगती है। और वो खाली भय है, वो इतना ही, उसकी संवेदना उतना ही दिखा रही है कि अभी नाभि केंद्र बैलेंस नहीं कर रहा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे बैलेंस नहीं कर रहा है। अभी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसके पास, एक्स्ट्रा एनर्जी। तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी है तुम्हारे भीतर चिंता पैदा करेगी। चिंता का इतना ही अर्थ है, चिंता का अगर तुम विज्ञान ठीक से समझो तो एक्स्ट्रा एनर्जी। भय का अर्थ है कि ऐसी शक्ति जिससे तुम्हारी जानकारी नहीं। हम सदा भय से मुंह मोड़ लेते हैं, ऐसे भाव है जैसे कि भय है, चिंता है, कंटाड़ा है, जो भी नकारात्मक बोझिल भाव है उससे मुंह को मोड़ लेते, भाग जाते। तो भय से सदा हम भागते, जहां जहां भय है हम भाग जाते। ऐसी बात है जहां पराजय है हम भाग जाते, जहां जीत है हमें लगता है कि हाँ मेरी जीत हो जाएगी, वहां हम उत्सुक रहते कि चलो इसमें हमें एंट्री कर जाए। हमें लगता है कि हाँ हमारी पराजय है, तो भीतर से कोई भागता है कि ना इसमें नहीं पड़ना है, इसमें तो मेरी पराजय है ही। जहां दुख है हम भागते हैं कि ना इसमें दुख होगा। सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, जीत चाहिए, हार नहीं चाहिए। तो ये सारे वो भाव है जिससे हम सदा भागते रहते हैं। आध्यात्म जीवन जीने की कला सिखाता है, समझाता है, मार्ग दिखाता है कि किस तरह से तुम्हें जीवन को प्रगाढ़ता से जीना है। और अगर जीवन को तुम्हें पूरा समझना है, पूरा कोने कोने से समझना है, जीवन का एक भी छोर छोड़ना नहीं है, तो पहली तो जो बात है वो है विचार, भाव और शरीर की संवेदना, जिससे जीवन प्रकट हो रहा है, यह समझना है। अगर जीवन को पूर्णता से समझना है तो न सुख से भागना, न सुख की अपेक्षा करना है। आदर्श स्थिति यह है, सुख की अपेक्षा नहीं और दुख से भागना नहीं, जीत की अपेक्षा नहीं और हार की उपेक्षा नहीं, जीत पाने की कोई अपेक्षा नहीं और हार से बचना भी क्या। अगर हार भी गए तो हार गए, पराजय हो गई तो पराजय होगी, दोनों को जानना है। जब तुम्हें मन को समझना है, मन सदा अति पर चलेगा, मन और संतुलन कभी हो नहीं सकता। समझो ये बात, मन का प्रकार, मन का मैकेनिज्म समझो, मन किस तरह से काम करता है। मन का अर्थ है अति, वो या तो एक छोर पर चला जाता है, तुम उस छोर पर जाने की कोशिश करो तो वो दूसरे छोर पर चला जाता है, उसका पेंडुलम घूमता ही रहता है, इस तरफ से उस तरफ, इस तरफ से उस तरफ, वो कहीं स्थिर नहीं रहता, वो कभी बैलेंस हो ही नहीं सकता। तुम जैसे बैलेंस हुए, तुम जैसे संतुलित स्थिति में आए कि तुम आत्मा,
तुम प्रविष्ट हो जाते हो अंदर के अवकाश में, आंतरिक अवकाश में प्रविष्ट हो जाते हो। अब तुम्हें लगेगा कि मैं युद्ध कला समझा रहा हूं, युद्ध कला को मैं जोड़ रहा हूं, द्वंद्व युद्ध को मैं जोड़ रहा हूं आध्यात्म के साथ, तो इसमें यह समझने की क्या जरूरत है। लेकिन यह इसका आधार है। द्वंद्व युद्ध समझने के लिए यह आधार है जो मैं तुम्हें कहता हूं कि जो तुम कोई भी एक हिस्सा ले लो, समझ लो कि सुख दुख, तुम अगर सुख को पूरा जानोगे तुम दुख समझ लोगे, तुम अगर दुख को पूरा समझोगे तुम सुख समझ लोगे। तुमने अगर दुख सुख पूरा समझ लिया, जान लिया, दर्शन कर लिया, तुम समझो तुमने मन को पूरा जान लिया, मन विलीन हो जाएगा। जैसे ही तुमने दुख को स्वीकार कर लिया, अस्वीकार भाव चला गया, और दुख का रूप जिस तरह से प्रकट होता है, दुख, उसको अगर तुमने ठीक से जान लिया कि ये दुख की तरंग, दुख का अर्थ ये, दुख को अगर तुमने पूरा जाना तो तुम सुख, तुम जितनी प्रगाढ़ता से दुख जानोगे उतनी प्रगाढ़ता से तुम सुख समझ पाओगे या सुख का स्वाद ले सकोगे। तुम ऊपर ऊपर से दुख को समझोगे तो तुम सुख भी ऊपर ऊपर से ही समझोगे, चाहे तुम्हें कितना ही लगे कि तुमने सुख जाना, तुमने सुख नहीं जाना। जब तक तुमने दुख प्रगाढ़ता से नहीं जाना, तुम सुख भी प्रगाढ़ता से नहीं समझ सकते। जब तक तुमने हार प्रगाढ़ता से नहीं जानी, प्रगाढ़ता से, तब तक तुमने जीत भी प्रगाढ़ता से नहीं जानी। तुम जितनी प्रगाढ़ता से हार जान सकते हो, दर्शन कर सकते हो, समझ सकते हो, स्वीकार कर सकते हो, उतनी प्रगाढ़ता से ही तुम जीत पचा सकते हो, भीतर जीत की तरंग को समझ सकते हो। तो पूरी द्वंद्व युद्ध की कला थी भारत में। एक समय था जिसमें, जिस तरह से मैंने अन्य कलाओं के बारे में कहा कि ये सारी कलाएं आध्यात्म के साथ जुड़ी थी एक समय में, उसी तरह द्वंद्व युद्ध भी था कि जो भारत में आध्यात्मिक कला मानी गई, द्वंद्व युद्ध को आध्यात्मिक कला मानी गई। किस तरह से, मैं आपको कहता हूं। मैं छोटा था, मुझे जो ऐसी सारे खेल मुझे बहुत पसंद थे, सारी प्रवृत्ति सारी पसंद थी, और मैं सबका अभ्यास करता रहता था। उसमें भी स्पोर्ट्स में मुझे जो देसी रमत थी, जैसे कबड्डी है, खो खो है, मैंने बहुत काम किया उसमें। कुश्ती भी, हम मैं जब छोटा था, प्राइमरी स्कूल में था, सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी, यहां तक कि मैं जब शिक्षक हुआ, मैं गांव में गया, कच्छ का एक छोटा सा गांव डुमरा, वहां मुझे सर्विस मिली, तो मुझे वहां एक बहुत सुंदर नदी, पूरी एक विशाल नदी, और उसमें पूरी रेत, तो उसमें मैं इतनी प्रक्रियाएं रोज करता था और सबको करवाता था, जो मेरे साथ चलते थे सबको करवाता था। एक कबड्डी खेलना, हम कबड्डी खेलते थे, एक कुश्ती करना, और एक नृत्य कला। और मैं जैसे बहिर्गामी नृत्य कला पर काम करने लगा, तो मुझे इसके साथ एक अद्भुत रहस्य प्राप्त होने लगा कि नृत्य कला का एक संबंध युद्ध कला से है। पहले तो मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि नृत्य कला सर्वश्रेष्ठ कला है, इसको युद्ध के साथ क्या लेना देना। लेकिन धीरे धीरे मुझे उसका पूरा स्वरूप समझ में आने लगा कि ना, नृत्य कला का एक गहरा संबंध है युद्ध कला के साथ, जो मैं तुम्हें प्रकट कर रहा हूं तुम्हारे सामने, द्वंद्व युद्ध कला, उसके साथ एक गहरा संबंध है। धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि नृत्य कला में जो प्राचीन समय की आध्यात्म के साथ जुड़ी हुई नृत्य कला थी, जिसपे ऐसे विषय दिए जाते थे, समझ लो कि माता जी है, वो राक्षस असुरों के साथ युद्ध करती है, ऐसा बाहर दिखाना है, इस तरह का एक रचना है, एक प्रार्थना है, इसमें ऐसा दिखाना है कि माता जी असुरों के साथ युद्ध कर रही है, तलवार से युद्ध कर रही है, खड्ग के साथ युद्ध कर रही है, राक्षसों को मार रही है, एक पैर ऊपर रखकर खड़ी हो जाती है। आपने ऐसे भी चित्र देखे होंगे कि शिव है, उसके ऊपर भी शक्ति को दिखाया गया है। मां की शक्ति है, मातृत्व की शक्ति, उसे स्त्रैण शक्ति है, जो उसे शिवत्व के ऊपर भी दिखाया गया है कि शिव है, लेटे हुए है, उसकी छाती पर माता जी ने पैर रखा हुआ है। ऐसे भी आप चित्र या मूर्तियां देखोगे तो ये मूर्तियां ऐसे ही नहीं थी, जो ऐसी नृत्य कलाएं थी कि
कि जिसमें द्वंद्व युद्ध का संबंध था नृत्य कला के साथ। ऐसे भी बहुत से विषय थे, जैसे कि कृष्ण है काली के साथ युद्ध कर रहा है, या शिव शंकर है वो किसी राक्षस को मार रहा है, महिषासुर के साथ दुर्गा लड़ रही है। ऐसे ऐसे जो विषय थे, तो उसमें आपका युद्ध का सेंस चाहिए, द्वंद्व युद्ध पर आपका काम होना चाहिए। आपका प्रगाढ़ता से अगर आपने काम किया है द्वंद्व युद्ध की प्रक्रियाओं में, तो ही उसका जो नृत्य होता है, युद्ध का एक नृत्य होता है, उसको आप ठीक से कर सकते हो। तलवार के साथ भी नृत्य होता है, या लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसके साथ भी इसमें एक प्रकार से युद्ध भी चलता है और एक प्रकार से नृत्य भी चलता है। और मैंने धीरे धीरे देखा कि अगर नृत्य कला को तुम्हें ठीक से जाननी है, जो आध्यात्म के साथ जुड़ी है नृत्य कला, उसमें ठीक से उतरना है, तो तुम्हारा शरीर लचीला चाहिए, एकदम लचीलापन चाहिए शरीर में। शरीर कड़क कड़क नहीं चाहिए, शरीर स्ट्रांग हो फिर भी लचीला चाहिए शरीर। जिस तरह से जिम्नास्टिक करने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उसका शरीर होता है, उसको अगर आप देखो, ऐसे ही देखो तो दुबले पतले लगते, उसका शरीर आप देखो तो दुबले पतले लगते, लेकिन जैसे एक्टिव होता है उसका शरीर, आप देखो तो उसके शरीर में आप एक एक मसल्स देख सकते हो। अगर आपने ब्रूस ली का शरीर देखा हो, ब्रूस ली का फिल्म कोई देखा हो, मार्शल आर्ट की मूवी देखा हो, मैंने सब देखा, लेकिन मैंने ब्रूस ली जैसा किसी का वर्किंग नहीं देखा। और सच में उसका जो काम था आध्यात्मिक लेवल पर, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उसका काम था, वो एक योगी ही था, एक्टर भी था, अच्छा मार्शल आर्ट का खिलाड़ी भी था, लेकिन उसका अपने भर भी उतना ही काम था। उसका अगर आप शरीर देखो, उसके शरीर में आप कहीं भी चर्बी न पाओगे, पूरा का पूरा शरीर आप देखो, टोटली मस्क्यूलर, पूरा मसल्स, प्रोटीन से बना हुआ ही शरीर और पूरा एक्टिवेट। उसकी आंख खाली आप देखो, आंख से पता चल जाता है भीतर कितना प्रमाद है, आड़स है। जैसे कि हीरा काका है तो पूरा दूध चाय पीकर आए तो बगासे पर बगासे आते ही जाएंगे। उसका कारण है पेट भरा हुआ है, रोटली खाई हुई है, और सीधा दुकान में बैठना है, वहां तो किसी को सुनना ही नहीं है, डायरेक्ट सर्वेंट को ऑर्डर करना है बगासा खाते खाते। लेकिन जब तुम गुरु के पास आते हो, उसका लेक्चर सुनना पड़ता है, और वो भी आध्यात्म सुबह सुबह में, तो बगासा कॉमन है। लेकिन अब मैं शुरू करता हूं बोलना की, और बंद ही करवाऊंगा तुम्हारा बगासा। ब्रूस ली का अगर आप शरीर देखो, उसका पेट, पहले पेट ही ना दिखाई दे। अगर मैं बबलू के पेट में मेरा सर रखता हूं तो पहले मुझे खोजना पड़ता है पेट किधर है। तो जो सच्चे कुंफू वाले होते हैं या कराटे वाले होते हैं या जो जिम्नास्टिक के खिलाड़ी होते हैं, उसका अगर आप शरीर देखो, पूरा का पूरा टोटली मसल्स ही दिखाई देते और एकदम एक्टिव, क्योंकि उसमें जरा भी आड़स चाहिए ही नहीं, जरा भी प्रमाद चाहिए नहीं। इस तरह की कला थी कि पूरा का पूरा शरीर पूरा लचीलापन चाहिए। जितना आपको नृत्य में गहराई पानी है, जितनी गहराई पानी उतना लचीलापन चाहिए शरीर में। अब लचीलापन किस तरह से आता है? अनेक अनेक प्रक्रिया है जिससे शरीर लचीला बनता है। लचीला का अर्थ है फ्लेक्सिबल, उसका इंग्लिश करे तो फ्लेक्सिबल। धृति को लचीलापन नहीं, लंदन स्कॉटलैंड तो लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबल, पूरी तरह से जो जितनी भी स्ट्रेचेबिलिटी है शरीर की, आप ऐसा समझो मसल्स का अर्थ है जिस तरह से रबर को हम खींचते हैं और फिर छोड़ देते तो रबर अपने स्थान पर आ जाती है, उसी तरह हमारे स्नायु है। पूरा का पूरा जो शरीर है हमारा, वो ऐसे स्नायुओं से बना हुआ है। और जितने भी हमारे भीतर सेंसिटिव ऑर्गन है, संवेदनशील जितने भी ऑर्गन है, जैसे कि हृदय है, लीवर है, यकृत है, मगज स्वयं है, मगज फिजिकल मगज जिसे हम कहते हैं माइंड का क्षेत्र है, वो सारा जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड किया हुआ है, वो सूक्ष्म ऐसे मसल्स के फाइबर है, उससे पूरा का पूरा शरीर और शरीर के भीतर जितने भी संवेदनशील अंग है वो प्रोटेक्ट किए हुए। और पूरे मसल्स जो है वो स्ट्रेचेबल है, जिस तरह से रबर होती है। और अगर उस मसल्स की आप
उसको अगर आप ठीक से न समझोगे, कि इसीलिए मैं कहता हूं जीवन को ठीक से समझना है तो 3 तल पर समझना है। एक शरीर, तो शरीर, ये शरीर का भाग है कि शरीर पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल है। तुम जरा बच्चे का शरीर देखना जो जन्म लेता है, उसका शरीर देखना कितना फ्लेक्सिबल होता है उसका शरीर। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे शरीर के कुछ भाग है, हमारे जीवन में अब तो श्रम रहा ही नहीं, श्रम से बच रहे हैं लोग कि मशीन ही काम करता है। हमने शरीर का जो श्रम है उसका स्वाद लिया ही नहीं कि श्रम से क्या मिलता है। पेट बड़ा हो जाता है, लेकिन बिहारी पेट को संभालता है कि मैं अगर झुक के झाड़ू करूंगा मेरा पेट कम हो जाएगा। और ओशो ने मना किया है कि पेट कम नहीं होना चाहिए। रमन महर्षि का पेट बड़ा था, नागार्जुन का पेट बड़ा था। 2 के उदाहरण उसे पता है, तीसरा कौन खोजता है। ओशो का पेट छोटा था, लेकिन उसको आप झाड़ू करते देखना, वो झाड़ू ऐसे करेगा, पूरा शरीर स्ट्रेट रखेगा, आंखें भी सामने की ओर, और नीचे झाड़ू चल रहा है। श्रम से हम सदा बचाते हैं। नौकर चाकर रख लेते हैं, ऑर्डर मार देते हैं और हम अपने को रईस मानते हैं। और नौकर चाकर के शरीर देखोगे एकदम जबरदस्त तंदुरुस्त, हमारे नौकर चाकर तंदुरुस्त। और हम में हार्ट की सारी बीमारियां, हीरा का को पता है, जो मालिक होता है उसे हार्ट की बीमारी होती है, किडनी की, हर एक ऑर्गन बीमारी के साथ होता है। मालिक का अर्थ ही है कि उसका आप कोई भी ऑर्गन निकालो, किडनी लो विथ बीमारी मिल जाती है, हार्ट लो विथ बीमारी। तो हम शरीर समझते ही नहीं, शरीर को बचाना है ही नहीं। शरीर मिला, गाड़ी अगर तुमने ली है तो गाड़ी में बैठो, खुद भी घूमो, औरों को भी घुमाओ। गाड़ी में अगर 4 जगह है तो तुम अकेले क्यों घूमते हो, और 4 को ले लो, घुमाओ अपनी गाड़ी में। इसी तरह से शरीर तुम्हें मिला है तो अंत तक उसका उपयोग करना है, पूरा का पूरा उपयोग करना है। और जितनी भी हड्डियां हैं वो प्रोटेक्टेड है मसल्स के साथ। तुम्हारे जितने मसल्स वीक, तुम कितना ही कैल्शियम खाओ, कैल्शियम पहले तो तुम्हें डॉक्टर कहे कि कैल्शियम की गोलियां लो, ये लो, दूध पियो, रात को 1000 दूध पियो। चलो मैं तुम्हें कहता हूं तुम हड्डियों को नहीं बचा सकोगे, 1000 कैल्शियम की गोलियां खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हड्डियों के साथ उसका न लेना न देना, उसका संबंध है उसका मसल्स के साथ। जो मसल्स हड्डियों को संभालते हैं, हड्डियों के साथ जुड़े हुए मसल्स है, वो जैसे जैसे तुम काम चोरी करने लगोगे, काम में से जहां से भागोगे, तुम्हारे मसल्स हो जाएंगे वीक। और जैसे वीक हो जाएंगे तुम खाली गिरोगे, गिरे लेफ्ट हैंड साइड पर हो, राइट हैंड साइड में तुम्हारा फ्रैक्चर हो जाएगा, इतने तुम नबड़े होते जाओगे। उसका और कोई कारण नहीं, श्रम से बचना ही नहीं है। और जो तपस्वी है, जो निकला ही है सत्य की खोज में, तो उसे तो पूरा समझना होगा। क्योंकि सन्यासी संसारी से ऊपर ही होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो सन्यासी है ही नहीं। मैं कहता हूं अगर वो अपना लेवल संसारी से ऊपर न ले जाए तो आप कभी हिम्मत करना ही मत कि मैं सन्यासी हूं, कभी बोलना ही मत। तुम्हें जब विश्वास आ जाए कि नहीं संसारी से मैं बहुत कुछ ऊपर हूं, मैंने बहुत कुछ ऊपर का जाना, तुम कह दो मैं सन्यासी हूं। और तब संसारी तुमसे सीखेगा कि हां ये बात है। क्योंकि सन्यासी जो स्वस्थता है उसका ज्ञान सन्यासी देगा संसार को। जितने भी क्षेत्र है जिसमें समाज काम कर रहा है उसमें किस तरह से काम करना है, फिर वो मेडिकल हो, फिर वो शिक्षण हो, फिर वो कला हो, कोई भी फील्ड क्यों ना हो, मैं कहता हूं सन्यासी संसारी से ऊपर ही होना चाहिए। संसार पूरा पार किया हुआ होना चाहिए, संसार को पूरा समझा हुआ। और संसार बाहर थोड़ा है, संसार भीतर है, उसको समझा हुआ, अपने को जाना हुआ, स्वास्थ्य का ज्ञान। शरीर तो शरीर की पूरी हड्डियां और पूरे के पूरे सेंसिटिव ऑर्गन, फिर वो हृदय हो, किडनी हो, जो भी जिसे तुम संवेदनशील मानो, उसका गार्ड जो कर रहा है, उसको जो रक्षा कर रहा है, वो तुम्हारे भीतर के मसल्स। तुम्हारे भीतर के मसल्स जितने मजबूत, जितने लचीले, जितने फ्लेक्सिबल, जिस तरह से रबर होती है, तुम्हारी हड्डियां उतनी प्रोटेक्टेड रहेगी। हड्डियों के कैल्शियम के साथ उसको टूटने का न लेना न देना,
तुम ठीक से समझो, जब तुम गिरते हो, हड्डियों पर चोट बाद में आती है। हड्डियों पर चोट आती इसलिए है कि तुम्हारा शरीर के मसल्स ठीक नहीं, मसल्स एब्जॉर्ब कर जाते हैं। जब तुम गिरते हो और शॉक आता है, धक्का आता है तुम्हें, तो वो जो शॉक होता है वो मसल्स एब्जॉर्ब कर जाता है, वो हड्डी एब्जॉर्ब नहीं करती। और अगर हड्डी एब्जॉर्ब कर रही है तो वो तो टूटेगी, क्योंकि हड्डी एक ताकत से आगे वो नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती शॉक को। उसका कारण है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है हड्डी के आसपास के मसल्स की है। तो जब भी हमारा शरीर गिरता है तो जितने मसल्स तुम्हारे मजबूत, तुम हड्डी टूटने का भय नहीं रहेगा। और मैं इतने तक तुम्हें कहता हूं कि अगर तुम्हारी हड्डी टूटी हुई है और तुमने ठीक से काम किया है, जो श्रमजीवी है तुम देखना, उसका फ्रैक्चर या उसकी क्रैक है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। उसका इतना ही कारण है कि उसकी मसल्स जो हड्डी के साथ जुड़ी है वो एकदम स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है। हड्डी में भी ब्लड सर्कुलेशन होता है भीतर। वो कब हो सकता है? जब तुम ठीक से व्यायाम करो, ठीक से व्यायाम को जानो। और जो मेरे पास आ रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, मैं कहता हूं जितनी तुम्हारी शरीर की क्षमता है उससे कम व्यायाम तो करना ही नहीं है। अगर थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, तुम्हें नुकसानी नहीं है, कोई नुकसानी नहीं। लेकिन तुमने कम किया तो नुकसानी है। पूरा का पूरा तुम्हारा शरीर, मैं तुम्हें उदाहरण के साथ दिखाता हूं। देखो, मैं तुम्हें उदाहरण के साथ, कि मैं आज तुम्हारे सामने सुबह में मैं आया क्योंकि मैं कहना चाहता था, ये तुमसे बात करना चाहता था। और ऐसा तो मैंने कई बार किया, फिर भी आज भी मैंने तुम्हें करके दिखाया। मेरा जो राइट हैंड था वो इतना काम करी, बबलू को पता है राइट हैंड काम ही नहीं कर रहा था। आज मेरा राइट शरीर भी उतना एक्टिव नहीं, क्योंकि 2 दिन से फ्रूट लिया था। वैसे मुझे रंजन ने अच्छा बताया कि जब फ्रूट का उपवास होता है तो ब्रेकफास्ट में 12 केला खाओ, उपवास में, भोजन में 24, सुबह का भोजन है 24, शाम का भोजन है 36, क्योंकि उसमें कैल्शियम ज्यादा जाता है। इसमें रंजन का मुझे गाइडेंस है कि जब आप उपवास करो, फ्रूट लो तो भर के खाओ पेट, लेकिन फिर भी फ्रूट पर था। और ऐसा मुझे, और वो उदाहरण तुम्हें देना था। आज एक्चुअली मेरी वो पोजीशन नहीं थी कि मैं आऊं और सबके सामने बबलू मुझे हरा दे, सब देखे कि इतना छोटा, मुझसे आधे उम्र से भी छोटा, वो मेरा हाथ नीचे गिरा दे तो कोई मानेगा ही नहीं मुझे। तो डर भी था भीतर, फिर भी मैंने कहा चलो यही समय जाने का। तो इतना मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था। लेकिन मैं तुम्हें कहूं कि जब मैंने पूरी कुश्ती कर ली द्वंद्व ये जब पूरा कर लिया, मैं एक्टिव हो गया एकदम, शरीर एकदम। ऐसा भी हो गया श्यामल को भी पछाड़ दूं और गलू को भी, चाचा को भी पछाड़ दूं। फिर भी मैंने कहा ना, आज इतना ही, आज एक कुश्ती ठीक है। लेकिन ये शरीर, कि शरीर ठीक से समझना है शरीर को। प्रमाद और शरीर को जब तुम ठीक से समझो, उसका लेबोरेटरी चेकिंग है प्रमाद आड़स। सुबह में जब तुम उठो, तुम्हें यही देखना है तुम प्रसन्नता के साथ उठे या थके, मांदे, हारे, जीवन बोझिल बोझिल, कि कहां सुबह पड़ी, कुकड़ा ने कुकू किया, कोयल की कुकू संगीत नहीं, कोयल की, ऐसा लगता है कि कोयल की गर्दन मरोड़। अगर मूड ठीक नहीं है तो ऐसा लगता है हाथ में आ जाए कोयल को। लेकिन मूड अच्छा होता है तो कोयल बोलती नहीं, उससे पहले संगीत सुनाई देता है। कोयल तो बाद में बोलती है, लेकिन तुम्हें संगीत उससे पहले सुनाई देता है। और ऐसी सुबह चाहिए। जो सन्यासी है, जो सत्य का खोजी है, उसे तो पहले सुबह देखनी है कि सुबह कैसी हुई, अच्छा लगा, कि ऐसा कंटाड़ा कि ओ अभी सबकी चाय बनानी है, फिर वही कचरा पोछा चालू, नटराज मंदिर साफ करना, चंपल की धूल निकालना, एठवाड़ फेंकने जाना। ऐसा हो रहा है, या उसमें भी मजा आने लगता है। अगर उसमें भी मजा आने लगा, प्रक्रिया के साथ न लेना न देना, प्रसन्नता ऐसी बात है। तो शरीर को इस तरह से लेना है कि शरीर को सदा उसी, जैसे ही तुम समझ लो कि तुम्हें प्रमाद
शुरू हुआ आड़स। निद्रा चाहिए, शरीर को निद्रा चाहिए। निद्रा से कोई मेरी दुश्मनी नहीं, लेकिन प्रमाद से मेरी दुश्मनी जरूर। ऐसा भी सूत्र है, आलस्य शिरोमणि। लेकिन उसे भी मैं कह दूं कि वो समूह के लिए नहीं। आलस्य शिरोमणि जरूर, लेकिन संग में नहीं। तुम संग से बाहर पड़े रहो। किसी को इच्छा होगी तुम्हें भिक्षा दे जाएगा, नहीं इच्छा होगी ऐसे ही शरीर छूट जाएगा। आलस्य शिरोमणि अकेले में करना है। संग में आए तो आलस्य को कभी प्रोत्साहन नहीं देना है। संग में जागे जागे। और मुझे यहां युवान और छोटा बच्चा तो चाहिए नहीं आड़स वाला। या मैं उसे निकाल दूंगा और या उसे पूरा प्रज्वलित कर दूंगा। तीसरा अभी मुझे मार्ग मिला नहीं। लेकिन प्रमाद चाहिए नहीं। आराम जरूर चाहिए, शरीर को जितना जरूरी है उतना रेस्ट जरूर चाहिए, लेकिन प्रमाद नहीं, आड़स नहीं। जहां जहां पर तुम समझ लो कि आड़स तुम देखते हो या उसका दर्शन करते हो, तो तुम ठीक से समझो एक बीमारी भीतर चालू हो गई। बीमारी चालू है, तुम्हें पता नहीं। जहां पर भी तुम आड़स का अनुभव कर रहे हो कि आड़स हो रहा है, तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे ही बड़ी बीमारियां नहीं आ जाती। समझना, तुम हार्ट अटैक जन्म के साथ नहीं लेकर आए हो। तुम्हें बहुत सुंदर हृदय मिला, तुम्हें पता नहीं हृदय की कोई कीमत ही न थी, मफत में मिल गया था। क्योंकि ईश्वर के पास तुम्हें कोई चेक तो भरना न पड़ा कि चलो इतना रुपया दे तो वो हृदय देगा। ऐसे ही उसने दे दिया प्रसाद के रूप में। तुमने उसका कीमत नहीं समझे। तुम्हें एक दिन में हार्ट अटैक नहीं आ सकता, मैं तुम्हें कह सकता हूं। ये युद्ध कला मैंने क्यों अंत में ली? ये कलाओं को मैं अंत देता हूं। कलाओं की जो स्कूल है उसको मैं द्वंद्व युद्ध के साथ में यहां समाप्त करता हूं। तो स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स है, उसे मैं युद्ध कला के साथ पूर्ण करूंगा। अभी आज नहीं करूंगा। युद्ध कला का एक संबंध नृत्य कला से है, बहुत गहरा। मैं तो ऐसा कहता हूं कि जिसने द्वंद्व युद्ध को ठीक से नहीं जाना, द्वंद्व युद्ध, वो नृत्य कला भी ठीक से नहीं कर सकता, उसकी गहराई में नहीं जा सकता। ऐसे ही नृत्य कला में जो ये सब्जेक्ट जोड़े गए कि काली का वध कर रहा है कृष्ण, या महिषासुर का वध कर रही है दुर्गा, या अनेक राक्षसों के साथ लड़ती है, ऐसे बहुत प्रार्थनाएं हैं। अभी प्रकट होगी, अभी प्रकट हुई है, क्योंकि आज जो नृत्यकार है, नृत्य के कलाकार, उसे पता ही नहीं कि द्वंद्व युद्ध से नृत्य का क्या संबंध है। वो ठीक से युद्ध दिखा भी नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे नृत्य कला गहराई पकड़ेगी, आध्यात्म के साथ प्रकट होने लगेगी, भारत में फिर से युद्ध कला भी ऊपर आ जाएगी। द्वंद्व युद्ध की प्रक्रिया है, ऊपर आ जाएगी। और मैं तुम्हें कहता हूं, जितनी द्वंद्व युद्ध की प्रक्रिया ठीक से समझने लगे मनुष्य, हिंसा अपने आप कम हो जाएगी। अपने आप हिंसा का भाव ही चले जाएगा। तुम सुबह में अगर एक बार द्वंद्व युद्ध करके देखना, द्वंद्व युद्ध की जो प्रक्रियाएं मैं तुम्हें दिखाता हूं, तुम करके देखना, पूरे दिन के किस पर क्रोध आता है, करके देखना। ऐसी टेक्निक है कि अगर ठीक से मनुष्य इसको समझे, अगर स्कूल का जो एजुकेशन है वो द्वंद्व युद्ध की प्रक्रिया को, मेरा तो गाइडेंस ही है, और जो द्वंद्व युद्ध का जो लेक्चर है फकीरा, उसके साथ द्वंद्व युद्ध का जो मेरा रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसके साथ ही जोड़ दो। जब द्वंद्व युद्ध के बारे में जो पूरा हो लेक्चर, तब उसका डेमोन्स्ट्रेशन उसके साथ ही होना चाहिए। स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, जहां वर्क चल रहा है, मनुष्य का वर्क चल रहा है, सुबह की जो तुम्हारी मॉर्निंग वॉक का जो समय है, उसके साथ मैं कहता हूं द्वंद्व युद्ध की प्रक्रिया को भी जोड़ो, अपना एक साथी खोजो और रोज सुबह में द्वंद्व युद्ध में उतरो। देखो, जितना आप द्वंद्व युद्ध में उतरते जाओगे, आपके भीतर से अद्भुत स्फूर्ति आने लगेगी, अद्भुत स्फूर्ति। क्योंकि ऐसी शक्ति तुम्हारे भीतर तुम जानते ही नहीं, वो सुषुप्त मन होके पड़ी है भीतर। तुम्हारा जो भीतर का सुषुप्त मन है, जितना भी सुषुप्त मन है तुम्हारा, उतना ही तुम्हारा सुषुप्त शरीर है। तुम ऐसा समझो, जितना तुम्हारा सुषुप्त शरीर उतना ही सुषुप्त मन। दोनों ओर से तुम जागा हुआ व्यक्ति, जिसे तुम कहते हो कि ये जागा हुआ व्यक्ति है, उसके फोटोग्राफ्स देखना। अगर वो तुम्हें सन्मुख मिले तो उसका पूरा जीवन देखना, शरीर देखना, उसकी प्रक्रिया देखना। और अगर वो ना हो तो उसके बारे में ओशो ने जो पूरा प्रयोग किया वो ऐसा ही किया
कि अगर वो खा रहे हैं तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग ले लो, वो आ रहे हैं तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग ले लो। क्योंकि आज का जो जीवन है, हम इतने सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, असत्य के बारे में हम सब कुछ जानते हैं और असत्य में हमारा जीवन पूरा हो जाता है। तो कोई सत्य जिसने जाना है, जो शरीर में सत्य प्रकट हो गया, उसका सब कुछ ले लो, जहां जहां पर वो जो जो कर रहा है उसको ले लो, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग ले लो, भविष्य में काम आ जाएगा। तुम देख सकोगे कि ऐसी जो व्यक्ति सत्य को उपलब्ध हो जाती है, उसकी जीवनचर्या कैसी होती है। बैठना, बोलना, उठना, आंखें झपकाना, सर्व प्रक्रिया का अगर रिकॉर्डिंग लिया जाए तो उसका तुम शरीर देखना कि किस तरह का शरीर होता है। तो पूरी जो सुसुप्ति है उसे बाहर निकालना है, पूरी सुसुप्ति को बाहर निकालना है। और मैं तो उससे बात कर रहा हूं जो सत्य की खोज में निकलने को तैयार ही है, या निकल गया, जो जिसने पहन ही लिया भगवा आग का रंग, जिसने पहन ही लिया कि बस मैं जलने को तैयार हूं, मैं उसमें से निकलूंगा, इस संसार की जो आग है उसमें से निकलने को जो तैयार, मैं उसे मार्ग बता रहा हूं कि शरीर को अगर ठीक से तुम्हें जीना है तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसी ऐसी कहावत है जो वक्तृत्व स्पर्धा की याद रह गई है, आज भी उससे मेरी दुकान चल सकती है। देखो कि जो शरीर माध्यम है, पहले शरीर से हम शुरू, मन दिखता नहीं, देखो शरीर दिखता है, पेट दिखता है बिहारी का, और बबलू का पेट भी नहीं दिखता क्योंकि है ही नहीं, बिहारी का दिखता है क्योंकि है, रत्ना काका का भी दिखता है, हीरा काका रत्ना काका, जो दोनों रत्न और हीरा एक ही है। तो जीवन को ठीक से जीने की कला अगर हमें सीखनी है तो हमें प्रारंभ करना पड़ेगा शरीर से। मैं जितने तपस्वियों को मिलता आया हूं, और आप भी ये बात ठीक से देखो कि सही है कि नहीं, जिसने खाली ध्यान करते रहे, बैठे बैठे ध्यान करते रहे, मैंने देखा शुष्कता आ गई जीवन में। जैसे कि जिम्मेदारी से भागना, काम न करना, काम को बोझिल समझना, ऐसे ही आंख बंद करके बैठ जाना, ये ध्यान नहीं है। मैं तुम्हें कहता हूं, अगर तुम्हें ध्यान की गहराई पानी है, तुम्हारा शरीर 100% ऑक्सीजनेटेड चाहिए, 100%। तुम्हारी सांस 100% हल्की फुल्की होनी चाहिए, तुम्हारी सांस भारे भरकम चाहिए नहीं। तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक चाहिए। अगर तुम्हें शांत बैठक में जाना है, तुम अगर समझते हो कि मुझे विपस्सना में उतरना है, मुझे शांत बैठक में जाना है, मुझे स्थिर बैठक में जाना है, कभी ये भूल करना ही मत कि डायरेक्ट तुम शांत बैठक में जाओ, और जाओ तो तुम मेरी बात को याद रखना, तुम भीतर देखते रहना क्या चल रहा है। विचार का धुआं ही उठता रहेगा, तुम विचार देखते जाओ, एक विचार, दो विचार, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है तुमने बाहर फेंकी ही नहीं, जो ज्यादा एनर्जी है, विचार दिखाई रहे कि तुम्हारी एनर्जी बढ़ गई, भीतर विचार बन रहे, मैकेनिज्म है शरीर का। तो शरीर को पूरा प्रज्वलित करना है, पूरा का पूरा प्रज्वलित। जब शरीर पूरा प्रज्वलित हो जाए, क्या निशानी है कि तुम्हारा शरीर प्रज्वलित हो गया पूरा, तुम ऐसे ही प्रसन्नता को छूने लगोगे, ऐसे ही। देखना, तुम जरा देखो, द्वंद्व युद्ध की प्रक्रिया है, उसके पहले तुम जरा देखना कि अभी मैं ही मेरी बात करता हूं। मैं जब आया था तो मुझे लगता था कि आज तो मेरा राइट हैंड चलेगा ही नहीं, लेकिन उधर आया तो भीतर से जो आया कुछ कि ना राइट हैंड से भी मैं जब तक लड़ा जा सके मैं लड़ूं ही। और जब पूरा हो गया, अलग ही स्फूर्ति प्रकट हो जाती है, अलग ही स्फूर्ति भीतर ही होती है। स्फूर्ति के लिए कोई बाहर से जो पैकेट मिल रहे हैं, आज मैं देख रहा हूं बाजारों में, जो छोटे बच्चे को माताएं खिलाती जाती, और खेलने का कोई स्कोप नहीं। बच्चे टीवी देख रहे हैं या वीडियो गेम खेल रहे हैं, उसका शरीर जहां 25 साल तक तुम्हारा शरीर लोहे जैसा होना चाहिए, ऐसी प्रक्रियाओं में से निकलना चाहिए शरीर। फिर वो लड़की का हो या लड़के का, शरीर ही है।
एक मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि शरीर किस तरह से तैयार करना है। और देखो होता है कि नहीं शरीर, और शरीर की क्या ताकत है। देखो आप कि अगर आप बड़ी उम्र में समझ लो कि आपकी उम्र 60 हो गई, 70 हो गई, 80 हो गई, तो भी शरीर काम कर लेता है। अगर तुम थोड़ा थोड़ा व्यायाम वैज्ञानिक रूप से समझने लगो तो शरीर उसमें भी काम करना शुरू कर देता है। ऐसी शरीर के पास ताकत होती है। उस ताकत को पूरा उपयोग करना है, पूरा का पूरा उपयोग करना है। और फिर जब तुम पूरा ऑक्सीजनेटेड कर देते हो शरीर को, तो भीतर से ही वो शक्ति जग जाती है जो दबी पड़ी है, जिसे तुम कहो कि काम की शक्ति है, कि जो विचार पैदा करती है, कल्पना पैदा करती है, उसको एक रचनात्मक रूप मिल जाता है, उससे मार्ग मिल जाता है ऊपर बहने का। क्योंकि तुम्हारी रीढ़ होती है वो पूरी, जैसे द्वंद्व युद्ध प्रक्रिया के कुछ स्टेप में तुम्हें दिखा रहा हूं या कवायद दिखा रहा हूं, वो पूरा मैंने जो अभ्यास किया द्वंद्व युद्ध का, और फिर से प्रकट कर रहा हूं इस जमाने के लिए कि द्वंद्व युद्ध किस तरह से होना चाहिए, कि जिससे तुम्हारी रोज की शक्ति है वो काम केंद्र से लेकर ऊपर का छोर है, उसके बीच जो रीढ़ की जो ब्लॉकेज हो गए, तुम्हारे भीतर ब्लॉकेज हो गए, उसे कैसे धीरे धीरे खोलते जाना है, ताकि तुम सुबह में ही प्रसन्नता प्राप्त करो। और अगर एक बार तुम सुबह में प्रसन्नता को प्राप्त कर लो, आनंद का अनुभव कर लो, तुम्हारा पूरा दिन परम आनंद को उपलब्ध हो जाएगा। ओ शांति शांति शांति। हम सब हमारे भीतर सदा परम शांति का अनुभव करते रहें। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।